अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट वे साइंस अकेडमी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को आखिर तक देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटॉप्स। Isotopes are defined as the atoms of an element that have same atomic number but different mass numbers. आइसोटॉप्स किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा और मास नंबर मुख्तलिफ होता है। They have same electronic configuration and number of protons but they differ in the number of neutrons. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी होती है और प्रोटॉन्स की तादाद भी एक जैसी होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। Isotopes have similar chemical properties because these depend upon the electronic configuration. आइसोटॉप्स जो हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसके ऊपर इसका इन्हिसार होता है। बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होती हैं। बिकॉज दीज डिपेंड अपॉन द मास नंबर, क्योंकि इसका इन्हिसार मास नंबर के ऊपर होता है। Most of the elements have isotopes. Here we will discuss the isotopes of hydrogen, carbon and chlorine and uranium. तो सबसे पहले बढ़ते हैं जी isotopes of hydrogen. The naturally occurring hydrogen is combination of its three isotopes. कुदरती तौर पे पाई जाने वाली हाइड्रोजन अपने तीन आइसोटॉप्स का मजमूआ है, कॉम्बिनेशन है। प्रेजेंट डिफरेंस अबांडेंस, जिनकी अबांडेंस जो है वो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ मिकदार के अंदर ये पाए जाते हैं। द थ्री आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आर नेम्ड एज प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ईच वन ऑफ देम हैज वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। हर एक में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, लेकिन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है। अगर बात करें सबसे पहले जो है वो प्रोटियम है, तो प्रोटियम जो है इसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। इसके बाद बात करें ड्यूट्रियम की, तो ड्यूट्रियम जो है इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2 है। और इसी तरह बात करें ट्रिटियम की, तो ट्रिटियम जो है इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर भी एक है, लेकिन मास नंबर जो है वो 3 है। तो ये थी जी हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। और क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी है, लिहाजा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक जैसी हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका जो इन्हिसार है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन हैं। देयर आर टू स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन 12 एंड कार्बन 13। दो स्टेबल आइसोटॉप हैं कार्बन के, कार्बन 12 और कार्बन 13, एंड वन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कार्बन 14। The isotopes carbon 12 is present in abundance of 98.9%. कार्बन का जो आइसोटॉप कार्बन 12 है ये सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और इसकी अबंडेंस है 98.9%। While carbon 13 and carbon 14 are both present only in 1.1% in nature, जबकि बाकी जो दोनों कार्बन 13 है और कार्बन 14 है ये सिर्फ और सिर्फ 1.1% जो है वो नेचर में पाए जाते हैं।
ऑल ऑफ देम हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन सब में प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी होती है, एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दे आर रिप्रेजेंटेड एज आर फॉलोज। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास कार्बन 12 है। कार्बन 12 के अंदर जो है हमारे पास इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही न्यूट्रॉन हैं। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो भी 6 होती है, जो कि मुख्तलिफ एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो लिहाजा इसका अटामिक नंबर जो है वो 6 है और मास नंबर जो है वो 12 है। जैसा कि हम पहले भी जो है वो इसको डिफाइन कर चुके हैं, अटामिक नंबर और मास नंबर। अटामिक नंबर होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को अटामिक नंबर कहते हैं, और किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का जो सम है, जो मजमूआ है, उसको हम अटामिक मास या मास नंबर कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास कार्बन 13 है। कार्बन 13 की बात करें तो इसके न्यूक्लियस में हमारे पास जो है वो 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। तो लिहाजा इसका अटामिक नंबर जो है वो 6 है और मास नंबर जो है वो 13 है। उसके बाद बात करें कार्बन 14 की, जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है कार्बन का। तो यहाँ पे इसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसी वजह से इसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14 है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आइसोटॉप्स हैं क्लोरीन के। तो क्लोरीन के जो आइसोटॉप्स हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो दो आइसोटॉप है। तो अगर बात करें इनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद की, तो जो हमारे पास क्लोरीन जो 17 है, इसके न्यूक्लियस में 17 जो है वो प्रोटॉन है और 18 जो है वो न्यूट्रॉन है। और इसी तरह अगर बात करें हमारे पास जो क्लोरीन का आइसोटॉप्स 37 है, इसके न्यूक्लियस में 17 जो है वो प्रोटॉन है और 20 इसमें जो है वो न्यूट्रॉन है। उसके बाद हमारे पास जो आइसोटॉप्स हैं वो हैं यूरानियम के। यूरानियम 235, यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे, यहाँ 3 आइसोटॉप्स हैं यूरानियम के। तो यहाँ पे है यूरेनियम जो है 234, 235 और 238। तो यूरेनियम 238 जो है इज फाउंड इन नेचर नियरली 99%। यूरानियम 238 तकरीबन जो है वो 99% पाया जाता है। द डिफरेंस इन देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है ये टेबल के अंदर हमने शो किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप इजीली जो है इसको देख सकते हैं। हम अच्छे तरीके से हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अगर बात करें यूरानियम की, तो यूरानियम जो है इसके न्यूक्लियस के अंदर अगर यूरानियम 234 की बात करें 234 की, तो इसके अंदर 92 प्रोटॉन है और 142 जो है वो न्यूट्रॉन है। तो इसी वजह से इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 92 और मास नंबर 234 है। और यूरानियम 235 की बात करें तो इसके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो 92 हमारे पास न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और 143 न्यूट्रॉन है। और इसी तरह यूरानियम 238 की बात करें तो इसके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो 92 प्रोटॉन और 146 जो है वो न्यूट्रॉन है। तो लिहाजा इनका मास नंबर जो है यूरानियम 238 का वो 238 है और एटॉमिक नंबर 92 है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। तो यहाँ पे हमारे पास चंद एक यूजेस हैं इसके आइसोटॉप्स के। With the advancement of scientific knowledge, the isotopes have found many applications in our lives। यहाँ पे चंद का जिक्र करते हैं। सबसे पहले रेडियो थेरेपी, इसको कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के इलाज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। For the treatment of skin cancer, isotopes like phosphorus 32 and strontium 92 are used because they emit less penetrating beta radiations। स्किन कैंसर के इलाज के लिए आइसोटॉप्स फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि ये कम पेनिट्रेट करने वाली रेडिएशंस बीटा रेडिएशंस खारिज करते हैं। फॉर कैंसर कोबाल्ट 60, कैंसर के लिए जो है वो हम कोबाल्ट 60 इस्तेमाल करते हैं। अफेक्टिंग विद इन द बॉडी इज यूज बिकॉज इट एमिट्स स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गामा रेज, क्योंकि ये इंतहाई अंदर तक धनस जाने वाली यानी पेनिट्रेट कर जाने वाली गामा रेज जो है वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, मुख्तलिफ बीमारियों के पता चलाने के लिए और जो मेडिसिन है उसके इफेक्ट का पता चलाने के लिए। रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज एज ट्रेसर इन मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर ट्रेसर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर जो ट्यूमर होता है उसका पता चलाने के लिए। आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ गाइटर, अगर गाइटर की बात करें, गिल्लड़ की बात करें तो उसकी तशखीस के लिए आयोडीन 131 इस्तेमाल होता है। सिमिलरली टेक्नीटियम इज यूज टू मॉनिटर दी बोन ग्रोथ, और हड्डियों की ग्रोथ का जो है वो मॉनिटर करने के लिए जो आइसोटॉप इस्तेमाल किया जाता है वो है टेक्नीटियम। तो नेक्स्ट हमारे पास यूज है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। The radioactive isotopes are used to estimate the age of fossils like dead plant and animal. रेडियोएक्टिव आइसोटॉप जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं फॉसिल्स और डेड प्लांट की उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए, एंड एनिमल्स एंड स्टोन, जानवरों और पत्थरों की एज का अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये कितने पुराने हैं। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटॉप इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव आइसोटॉप डेटिंग। जो उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है वो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप की हाफ लाइफ की बिना पे होता है, जिसको हम रेडियोएक्टिव आइसोटॉप डेटिंग का नाम देते हैं। An important method of age determination of old carbon containing objects fossils by measuring the radioactivity of carbon-14 in them is called radiocarbon dating or simple carbon dating। एक अहम तरीका जो है ये एज का डिटरमिन करने का जी पुराने ओल्ड कार्बन जो है कंटेनिंग ऑब्जेक्ट का यानी फॉसिल्स का, उसको कार्बन 12 का जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इस्तेमाल करके किया जाता है और इसको हम कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास इस्तेमाल है जी केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को। The radioisotopes are used in chemical reactions to follow radioactive element during the reaction and ultimately to determine the structure। रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स केमिकल रिएक्शंस और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उनके रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है वो अल्टीमेट उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन किया जा सके, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जाना जा सके। यहाँ पे हमारे पास जो हम एग्जांपल लेते हैं वो है कार्बन 14 इज यूज टू लेबल कार्बन डाइऑक्साइड एज CO2 is used by plant for photosynthesis to form glucose. Its movement is detected through the various intermediate steps up to glucose। कार्बन 14 जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाजमी फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस के मराहल के दौरान जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज के बनने तक। जितने भी इंटरमीडिएट प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, उन सब के बारे में पता चलाने के लिए हम कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, लिहाजा इसको आसानी के साथ जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है होल ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, बिजली बनाने के लिए जो हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जी रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं यूरानियम के पावर जनरेशन के लिए, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के दौरान न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं यूरानियम 235 इज बम्बार्डेड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की। द यूरानियम
न्यूक्लियस ब्रेक्स अप टू प्रोड्यूस बेरियम 139 एंड क्रिप्टॉन 94 एंड 3 न्यूट्रॉन्स। यूरानियम 235 जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। जब इसके ऊपर जो है हम न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तो ये बेरियम 139 और क्रिप्टॉन जो है वो 94 के अंदर टूट जाता है और 3 जो है वो न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जी, इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं। A large amount of energy is released which is used to convert water into steam। बड़ी मिकदार में एनर्जी खारिज होती है जिसको हम पानी को स्टीम में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बॉयलर में, और फिर यही स्टीम जो है वो टरबाइंस को चलाती है, टरबाइन जो है वो नेक्स्ट जनरेटर को चलाती है और बिजली प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन। कौमों की तरक्की के लिए ये एटॉमिक एनर्जी का पुरअमन जो है वो इस्तेमाल है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।